हेलो इन्वेस्टर्स। कल आईआरएफसी का आईपीओ खुलने वाला है। 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंट पे कि इस कंपनी की वर्किंग क्या है, दूसरे में हम इसके फाइनेंशियल के बारे में और आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो जानेंगे। आईआरएफसी इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये फाइनेंस करती है इंडियन रेलवे को, और सिर्फ इंडियन रेलवे को ही ये फाइनेंस करती है, बाकी किसी एजेंसी को ये फाइनेंस नहीं करती है। यह एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है और फाइनेंस करती है। फाइनेंस करने के लिए इसे भी तो फंड चाहिए, वो फंड कहां से आते हैं, कौन देता है इन्हें फंड, तो इन सारी डिटेल को एकदम ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें फंड कौन प्रोवाइड करता है और ये क्या क्या चीज में फाइनेंस करती है इंडियन रेलवे को। यह है आईआरएफसी का एक डिटेल्ड मॉडल और समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें होता क्या है। तो इसे पहले फंड चाहिए, इसके पास पैसे आते कहां हैं, तो इसे सबसे पहले फंड चाहिए। और फंड आता कहां से है, तो फंड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन से आता है। तो ये टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल बॉन्ड इशू करती रहती है, वहां से इसे फंड मिलता है। और दूसरा, इनको फंड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो बार बार अपनी कैपिटल को इन्फ्यूज करती रहती है इस कंपनी के अंदर में। और ये टर्म लोन लेते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ये टर्म लोन लेते हैं। तो अभी हमें पता चल चुका है कि आईआरएफसी को फंड कहां से मिलता है, ये पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो अब आईआरएफसी के पास पैसे आ चुके हैं और पैसे की जगह ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को लौटाती है, टाइम टू टाइम पेमेंट करती है उनका अपने लेंडर्स और बॉन्ड सब्सक्राइबर्स को। अब हम ये ऊपर वाले पार्ट को भूल जाएंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये नीचे वाले पार्ट को, इंडियन रेलवे से ये किस तरह से कनेक्टेड है और किस तरह से ये फाइनेंसिंग करती है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे इन्हें लाइसेंस देती है, इन्हें लैंड को डेवलप करने के लिए, एसेट्स को डेवलप करने के लिए, और फिर आईआरएफसी इनको पेमेंट करती है रेलवे के वर्क को और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इनकी सबसे अच्छी इनकम आती है एसेट लीजिंग से। एसेट्स को ये लीज करते हैं। कौन से एसेट्स को लीज करते हैं, तो रोलिंग एसेट्स को ये लीज करते हैं। रोलिंग एसेट्स मतलब क्या होता है, जो रोल करते रहे, जो चलते रहे, जो चलेमान हो, जो मोबिलाइज करते रहे, उन्हें ही रोलिंग स्टॉक कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो लोकोमोटिव्स, कोचेस, वैगन्स, ट्रक्स, कंटेनर्स, क्रेन्स, ट्रॉलीज, ये सारी की सारी रोलिंग आइटम है, रोलिंग स्टॉक्स है, इन्हें ही ये लीज करती है कंपनी। तो बेसिकली आईआरएफसी इन रोलिंग एसेट्स को खरीदती है और उसके बाद में इंडियन रेलवे को ये दे देती है लीज के लिए, और ये लीज चलती है लगभग 30 साल के लिए, और 15 साल में ये अपना ब्याज और प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं और उसके बाद में सिर्फ रह जाता है इनको एक रेंटल इनकम। तो बेसिकली आईआरएफसी को 2 सोर्स से इनकम आती है, एक है लीजिंग ऑफ एसेट से और दूसरा है ब्याज से और इंटरेस्ट से। और इनको जो पेमेंट करनी होती है वो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पेमेंट करना होता है, और ये जो मार्केट से पैसा उठाते हैं वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे उठाते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं। जो इंटरेस्ट का गैप होता है इन दोनों के बीच में, उसे खाती है आईआरएफसी। अब ईयर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं इनकी कैसी रही है आईआरएफसी की। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 20 के बीच में ये कंपैरिजन है, 3 सालों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनकी रेवेन्यू आप देख सकते हैं 92,000 मिलियन से 1,09,000 मिलियन पहुंची और उसके बाद में 1,34,000 मिलियन पहुंच चुकी है। तो रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है, काफी अच्छी ग्रोथ इनकी रेवेन्यू में रही है। और अब देख लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छा रहा है। इसमें पहले साल में 18 से 19 में उतनी अच्छी इंक्रीमेंट नहीं है, 20 से 21 की ही ग्रोथ हुई है। उसके बाद में 21,000 से लेकर 31,000 का एक लीप जंप आया है, काफी बड़ा जंप आया है। तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है, एक अच्छी उछाल देखी गई है। अब जान लेते हैं आईआरएफसी के आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो 18 जनवरी को ये ओपन हो जाएगा और 20 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का जो बैंड दिया है वो 25 से 26 के रुपीस में दिया हुआ है, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये 26 रुपीस पे ही सब्सक्राइब होगा मैक्सिमम। तो आपको 25 नहीं बल्कि 26 पे ही अप्लाई करना है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। इनका मार्केट का लॉट है 575 शेयर्स का। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 29 जनवरी। इसमें जो मिनिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 लॉट के लिए आपको लगभग 15,000 का अमाउंट चाहिएगा, और मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो मैं बता रहा हूं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बता रहा हूं। सभी रेटिंग एजेंसी ने इसे काफी अच्छी रेटिंग दी है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी साउंड है, क्रिसिल और इक्रा ने इसे काफी अच्छी रेटिंग दी है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या हमें इसे खरीदना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए। हम इस स्टॉक को लिस्टिंग गेन के लिए खरीद सकते हैं, और किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है और काफी अच्छा फाइनेंशियल मॉडल इनका बना हुआ है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। एक ही इनमें एक डिसएडवांटेज है, वो है इनके पास सिर्फ एक सिंगल कस्टमर है, वो है इंडियन रेलवे। अगर आने वाले समय में इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाता है या प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है, और अगर फाइनेंशियल के दूसरे एनबीएफसीज को भी इन्हें फाइनेंस करने का मौका दिया जाए, तो इन पर एक खतरा आ सकता है। सिर्फ एक यही मुझे कंपटीशन लगता है, बाकी इस पे कोई थ्रेट नहीं लगता है। बाकी इनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, इस कंपनी की प्रोफाइल काफी अच्छी सॉलिड है। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।